आज मैं जो आपके बीच में आया हूँ, एक सेक्शन है आईपीसी का, सेक्शन है 498A 498A। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने के लिए आपके पास आज आया हूँ। शादी के बाद कहते हैं ना, जो मैट्रिमोनियल जो क्रूएल्टी होती है, शादी के बाद अगर आपके साथ कोई हिंसा हो रही है या आपके साथ कोई क्रूएल्टी हो रही है या आपको कोई परेशानी हो रही है, तो 498A में आईपीसी में उसके खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ या जो इन लॉज हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो वो जो जिस धारा में होता है 498A है, 398A। इसे कहते हैं दहेज क्रूएल्टी की, दहेज मांगना, दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करना या किसी और रीजन से, तो उसके लिए ये 498A की ये एक धारा है। बाकी और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का है कि भाई अगर आपके घर में कोई भी किसी के साथ में कोई दिक्कत हो रही है या कोई हिंसा हो रही है, वो कोई भी महिला कोई भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, वो नंद भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। अगर घर में उसके खिलाफ कोई भी क्रूएल्टी हो रही है तो उसके लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक एक्ट बना हुआ है, उसके तहत आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। आपके पास मैक्सिमम हमारे यहाँ जो हम डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को बताते हैं, मेन पर्पज़ हमारा यही है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। उनको ये लगता है कि भाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसा है नहीं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं मैक्सिमम कि अपने घर में ही जो भी उनके साथ दिक्कत होती है उसे अपने आप झेलते रहते हैं। सर, औरतों के गैल अगर औरत आदमी के गैल करे तो आदमी के लिए कुछ नहीं है क्या? आदमी के लिए भी है। हाँ, तो ये पूछना चाह रही हूँ कि एक लड़का बहुत परेशान है। दो चीजें हैं, कोई भी गलत काम करेगा, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसके लिए कानून है। कानून ने हर आदमी को या हर लेडी को अलग अलग उनको राइट्स दिए हुए हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, देखो हमारे समाज को ये माना जाता है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो इसलिए जो ये एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, इसमें केवल महिला होना अनिवार्य है कि भाई महिला ही डाल सकते हैं, क्योंकि सीधा सा ये है कि भाई क्रूएल्टी जो होगी, घरेलू हिंसा जो होती है, मैक्सिमम उसके जो शिकार होते हैं वो महिला ही होती है। बाकी आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस हैं कि अगर कोई लेडी या कोई भी अगर परेशान कर रही है किसी को, तो उसकी कंप्लेंट वो कर सकता है, उसको भी ओपन है। वो भी हमारे यहाँ आने के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर महिलाएं हैं, अगर डीएलएसए से किसी को कोई भी कानूनी सहायता है, कानूनी हेल्प चाहिए, तो अगर वो महिला है तो उसके लिए कोई भी नियम, कोई भी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। कोई भी महिला हमारे पास आएगी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो लोअर कास्ट है, चाहे वो अपर कास्ट है, अगर वो महिला है तो उसको हम एडवोकेट प्रोवाइड कराएंगे। अगर कोई जेंट्स है तो उसमें उसकी इनकम का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि भाई अगर उसकी इनकम, अगर कोई जनरल कास्ट से है, उसकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो फिर 2 लाख और 1 लाख, तो फिर हम उसको, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको प्रोवाइड नहीं कराते, फिर वो खुद करेगा, और यदि उससे कम है तो फिर हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। और यदि वो SC ST में आता है तो फिर उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए कोई भी आ सकता है, चाहे वो आदमी चाहे वो। ये लोग 498 के बारे में भी जानना चाहिए। आप मुझसे पूछो 498 की एक मोटी मोटी मैंने आपको बताया कि 498 क्या है। 498 है कि भाई जो शादी के बाद जो क्रूएल्टी होती है उसकी जब आप कंप्लेन करते हो तो उस पर 498A का सेक्शन लगता है। उसके तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बारे में कोई मुझसे पूछना चाहते हो तो बताओ। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो? नहीं, 498 जो है उसकी कंप्लेंट केवल औरत ही कर सकती है। सर, वैसे औरत को ये कर करके औरतों ने तो बहुत सी ने कुछ ज्यादा ही हंगामा नहीं कर रखा। देखो कोई भी, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई नहीं, वो बात आपकी ऐसा है, ये हर एक औरत को पता लग गई है कि औरत के बारे में ही ज्यादा पुलिस भी जल्दी चल देती है। औरत के बारे में कोर्ट में जाए तो कोर्ट में जाकर उनको बहुत जल्दी वकील भी मिल जाता है। एक आदमी है वो इतना परेशान है तो उसको बारे में कुछ नहीं है। नहीं, आदमी भी अगर, जैसे आदमी के ऊपर अगर केस हो जाता है और वो डीएलएस से जाता है तो उसको भी एडवोकेट प्रोवाइड होगा, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर कोई महिला झूठी कंप्लेंट कर रही है और बाद में देखो केस, तो अगर आप कोई भी कंप्लेंट करेंगे वो झूठी है या सच्ची है उसका तभी तो पता चलेगा जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चीजें झूठी पाई जाती हैं तो कोर्ट कंप्लेनेंट के ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर रही है अब।
हाँ, चलो ये पहले अच्छा ये हो गया। सिस्टम था यानी कि पहले नहीं होता कि था। नहीं हो रहा तो ठीक है, उसको या तो अगर वो उसने किया है तो सजा है, नहीं किया है तो वो बरी हो जाएगा। लेकिन अब कोर्टें क्या कर रही हैं कि जो कंप्लेनेंट आता है और पूरा केस चलने के बाद अगर ये क्लियर हो जाता है कि भाई इसने ये कंप्लेंट झूठी की थी, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ये चलो तो ये भी अब चल रहा है। और देखो ये सभी को पता है कि चाहे आप अपने घर में ही ले लो, अपने घर में कोई नियम अगर आप बनाते हो या कोई भी चीज बनाते हो तो उसकी अच्छाइयां तो कुछ ना कुछ उसकी बुराइयां भी होती हैं। तो कोई भी कानून बनता है तो उसका मिसयूज भी होता है, लेकिन सरकारें भी और जितने भी अथॉरिटियां हैं सब मैक्सिमम कोशिश ये करते रहते हैं और दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं कि भाई कोई भी अगर कानून बना है तो उसका मिसयूज ना हो। तो ये एफर्ट्स करते हैं, लेकिन कोई भी चीज है उसका कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्वांटिटी में नुकसान, तो उसका मिसयूज तो होता ही है। उस मिसयूज को रोकने के लिए सभी एफर्ट्स करते रहते हैं कि नई नई चीजें निकाल के लाते रहते हैं। अब जैसे ये चीजें आई कि भी अगर कंप्लेनेंट इस चीज को झूठ करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन ये 498A का हस्बैंड नहीं कर सकता, ये लेडीज के लिए ही है, वो ही कर सकती है कि भाई मेरे साथ। बहुत सी औरतें तो सर ऐसी भी हैं कि घर में, क्योंकि ऐसा है आजकल की लड़कियां तो पढ़ी हैं तो वो तो सब कुछ पढ़ लेती, पहली नहीं पढ़ी थी, तो इस डर से वो कोर्ट में नहीं जाती, वो पुलिस के सामने वर्दी को देखकर ही डर जाती है, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। वो एक दूसरे से भी नहीं कहती है मेरी बेइज्जती करेगी, इससे कहूंगी तो, क्योंकि एक दूसरे से कहते हैं तो वो कोई तो हंसी उड़ाती है, कोई सीरियस ले जाती है। इसके वजह से भी घर में घुट घुट के मर रही है। तो देखो अपने अधिकार के लिए तो देखो आगे आना ही पड़ता है। देखो ये सभी के साथ है। अगर एक को कोई साथ भी देती है तो उनके घर वाले बच्चे क्या कहते हैं, वो तो तुमको सिखा रही है, तो वहां मत बैठो, आप वहां मत बैठो। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए समाज देखो चार बुराइयां तो करता है। आप किसी अपने अच्छे राइट के लिए भी जाओगे, जो आपका अधिकार है उससे लेने भी जाओगे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई आपको ये कहने वाला मिल जाए, देखो घर में सब चीजें, सब खाने पीने को सब कुछ, ये भी आके लाइन में खड़ी होगी। तो आप कभी भी किसी की ये परवाह मत करो कि कौन क्या कह रहा है। आपको देखो हम भी डोर टू डोर जाते हैं, हम जो लोगों के पास जाते हैं हम भी मैक्सिमम उनको उनके राइट बताते हैं। हमको ये थोड़ी है कि कोई चीज लेके बांट रहे हैं, हम केवल जो आपको अधिकार दिए हुए हैं हम केवल उनको बता दें, क्योंकि जितने भी इंटीरियर एरिया हैं इनमें लोगों को पता ही नहीं है उनके क्या राइट है। जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं उनका यूज, उनका जो है फायदा वही लोग उठा रहे हैं जो अपने आप में संपन्न है, बस वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज का पता है। हाँ, उनको पता है, वो लोग बाहर निकलते हैं, जो ना नहीं निकलते उनको पता ही नहीं, तो वो तो इसलिए ही हम डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं। जितनी भी ये संस्थाएं हैं इनके साथ मिलकर भी हम कैंपेन करते हैं कि लोगों को हम इनके भी अलग से, जो ये आपको यहाँ बैठा रखा है, इनकी भी अलग से ट्रेनिंग होती है हमारे वहाँ, इनको भी सारी चीजें बताई जाती हैं कि भाई आप जो है लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि ये फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, या उनके क्या अधिकार हैं, किस दिक्कत के लिए वो कहाँ जा सकती हैं। तो वो सारी चीजें जो हम डोर टू डोर जाते हैं, इसका मेन उद्देश्य ही यही है। आज मेरे सामने मान लो 20-30 लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये अगर इनके कोई जानकार है, मान लो आपको कोई मिलेगा तो आप जो मैंने बताया आप उसको बताओगे। तो ये जो माउथ पब्लिसिटी होती है ये सबसे बेस्ट होती है कि डोर टू डोर जाकर, या मैंने एक को बताया, उसने 2 को बताया, उसने 4 को बताया, तो ये जो माउथ पब्लिसिटी है ये सबसे बेस्ट, किसी भी चीज का प्रचार करने की सबसे बेस्ट चीज है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर मान लो नई कोई आई है और उसको सारी चीजें पता है, पुराने को नहीं पता है, ऐसा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सबको पता चले, और अपने अधिकार के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप कलकत्ता कोर्ट जाओ और बस वहां से कहीं भी खड़े होकर आप ये पूछ लेना कि भाई हमें सरकारी वकील चाहिए, तो लोग अपने आप आपको हमारे डीएलएससी ऑफिस में भेज दें। कोई पैसा, कोई किसी भी प्रकार का कोई खर्चा आपका नहीं लगना है, आपने अपनी बात बतानी है, आपकी बात को एडवोकेट रखेगा, जो भी उसके चार्जेस होंगे। ऐसा नहीं है कोई फ्री आपके लिए कर रहा है या आप पे कोई एहसान कर रहा है, जो भी उसके चार्जेस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका राइट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं यार क्यों किसी का एहसान लिया, कोई एडवोकेट जाएगा वो पैसे मेरे से लेगा नहीं, मेरा काम करेगा। तो जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं ना कि वो पैसे नहीं, वो भी बिगड़ पैसे के ना चलते नहीं है, उन्हें भी ना अब ऐसा नहीं है। अब हमने अपनी एक कंप्लेंट ब्रांच भी खोली हुई है। अगर कोई भी एडवोकेट आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा अगर चार्ज करता है, आप जाके हमारी कंप्लेंट कर दो, उसका पैनल खत्म हो जाएगा। अब देखो पहले सिस्टम क्या है, मैंने आपसे बताया ना, कोई भी चीज बनती है तो उसका मिसयूज जरूर होता है। तो अब उसको लोगों को जब धीरे धीरे पता चलती हैं चीजें कि भाई अब मान लो आपने कंप्लेंट करी,
उनके नॉलेज में आई कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया, उसको बुलाकर उसको एक फर्स्ट टाइम में वार्निंग दी जाती है, सेकंड टाइम में फाइनल खत्म, तुम अपने घर बैठो। तो जाओ मिलने को उनसे तो बैठ जाइए 9 बजे के बैठे बैठे 1 बज गया, वकील साहब का कहीं पता ही नहीं लगता, सरकारी गोली होते हैं सरकारी। तो वो भी अगर ऐसा कुछ है ना तो आप जाकर वहाँ ऑफिस में जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आप ऑफिस में जाओ कि मुझे सुबह बुलाया उन्होंने और मुझे इस टाइम तक मुझे बैठा के रखा है, तो वो तभी आपके सामने फोन करेंगे, उनसे वकील साहब से बोलेंगे वकील साहब जिस टाइम आपको समय हो आप फोन करके उसी टाइम इनको बुलाओ। हम यही तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं साफ उनसे बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि आप 1:30 बजे से पहले बिल्कुल मत आओ, क्योंकि कोर्ट में 10 बजे से और 1:30 बजे तक जो भी काम रहता है वो यही रहता है। 9 बजे का सर टाइम दिया, हाँ तो वो गलत दिया उन्होंने, इस वजह से हम वरना भाई लंच टाइम होता है 1:30 से 2, उसके बाद आप बुलाओ। अगर हमने कभी अपनी दीदियों को बता दिया, अगर उन्हें पता लगे कि दीदी आ रही है साथ में, उस दिन उन्होंने बिल्कुल आना ही नहीं है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। कौन एडवोकेट थे? कौन थे? नाम बताओ कौन थे? वकील का नाम मुझे नहीं। कई साल हो गए, कई साल हो गए, अच्छा 23। प्यारी दीदी जब कई साल हो गए। बोलो जाता। देखो अब पहले का मुझे ज्यादा नहीं आइडिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी टाइम दे के बैठा रहा है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना, आधा 1 घंटा देखो, इतना तो वेट करना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 1 घंटे से ज्यादा हो गया, आप सीधे ऑफिस जाओ, उनका ऑफिस है कि जी मुझे उन्होंने इस टाइम बुलाया था, तो आपके सामने ही वो एडवोकेट को फोन करेंगे और उनको वहीं बुला के आपकी बात कराएंगे। सर अगर एडवोकेट ये कहेगा मैं बाहर हूँ तो उनको बोला जाएगा फिर आप इनका नंबर लेके इनको बताओ आप किस टाइम मिलोगे। जी फाइल के पैसे अलग अलग लगते हैं। कोई किसी आप अगर आप डीएलएसए में जाते हो, डीएलएसए में मैं लड़की को डला आंसू को गहरे फाइल के पैसे तो देने फाइल का अलग पैसा ले। भाई देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपसे कोई चीज मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपसे कोई भी आपसे पैसे छीन के ले गया, लेके आप घर आके चुप हो गए, तो वो आपने जब जिस चीज की आवाज ही नहीं उठाई तो मैंने बोला उसके बारे में से। शिकायत करना भी ये समझो फिर आपकी ही गलती है वो। अब भाई शिकायत कोई भी तो बहुत आपसे- सी लड़कियां तो यूं नहीं करती हैं, चलो मेरा काम हो रहा, अगर मैंने ऐसा शिकायत कुछ कर नहीं दी तो ये हो सकता है ये काम नहीं करें, इसी की वजह से। आप उनको चेंज करा दो, आप सीधे को इन्होंने मेरे से पैसे की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मुझे एडवोकेट नीचे मेरे दूसरे एडवोकेट को, उनकी कंप्लेंट भी हो गई, आपके एडवोकेट भी चेंज हो गए। ठीक है, फिर मैं ये मेरी आंसू से भी कह रहे थे भाई देखो कि कोई फाइल भी के क्राइम आपके पैसे- साथ हो रहा है तो कंप्लेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी ना उसकी। कोई आपसे यहाँ से स्नैचिंग करके ले जाए, आप चुप आके घर बैठ जाओ, यार बेकार में ये पता नहीं बदमाश है क्या है, हाँ। कल को मुझे परेशान करेगा, तो फिर गलती उसकी नहीं, गलती तो आप उसको तो आपने बढ़ावा दे दिया। सपोज करो किसी एडवोकेट ने पैसे मांगे, आपने चुप दे दिए, तो अगले के लिए उसको तो वो चीज बढ़ावा मिल गया ना, उसको अगले से भी मांगेगा, उससे सर, अगले एक से बात भी मांगेगा। बोलूं? जी आप देखो यकीन इंसान पे बिल्कुल नहीं। आपने बुराड़ी में जो केस हुआ है आपने सुना? कौन सा वाला एक बार बताओ। बुराड़ी में अभी परसों केस हुआ है, दोस्त थे 2, बहुत ज्यादा मिले। अच्छा उस लड़की 14 साल की एक दोस्त थी, उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कहने लगी मेरे का, तो वो मामा कहती थी उससे, मामा कहती थी अगर ये मेरे बच्चे को कौन है, वो कह लेगी नहीं मैं भी तो हूँ, मेरे घर भेज दी। उस लड़की को वहां ले आया, मुंह से बोलती थी मामा। मैंने 1 घंटे पूरी वीडियो देखी है, टीवी में लगा लो। वो वहां ले आया, उसने क्या किया, उस लड़की की गेल रेप करा, उसने उसकी घरवाली से बताया, घरवाली ने उस लड़की को साथ नहीं दिया, अपने पति को साथ दिया, पति को साथ दिया। 5 महीने उस लड़की के पेट में बच्चा रह गया। उन्होंने उस लड़की को दवाई ला के खिलाई, उसको गर्भपात करवाया, उसका फिर उस 14 साल की लड़की को चक्कर आने लगे, दौरे पड़े, उसकी मम्मी को नहीं बताया। उसकी मम्मी ऐसे ही अचानक से आ गई, तेरी बेटा कैसे हो रही है कि मुझे चक्कर है, हर वक्त लड़की यूं ही पड़ी रहती। कहने लगी मेरी लड़की तो ऐसी हो रही है, मैं तो इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। उस लड़की को हॉस्पिटल लेके गई उसकी मम्मी, उनको नहीं बताया, घर ले गई। हॉस्पिटल में लेडीज ने देखा कि तेरी हालत तो ऐसी है, तेरी शादी हो गई है क्या? कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई। उन्होंने उसको पूरा चेकअप किया, तब उस लड़की ने रो रो के डॉक्टर ने को बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरे पापा खत्म हो गए थे। फिर उनकी तुम लगा लो, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करी, पुलिस को करी। अब वो दोनों जने, और वो वकील कहाँ के, तो वकील था महिला आयोग, क्या महिला आयोग में काम करता तू, जिसने किया वो वकील, जिसने किया है महिला आयोग में भी तो वकील है, वकील था वो।
सर ये बात तो वैसे अब दोनों मियाँ बीबी दोनों पकड़े गए। तुम लगा लो मेरा इतना दिल रुका, 25 साल मुझे भी महिला पंचायत में आते होके जो हमारे सक्षम है हमें कर रहे हैं वही हमारी साथ में ये कर रहे हैं। बताना आप ये बताइए किस पे यकीन होगा। बिल्कुल, देखो ऐसा है, मेन वही है ना कि भाई मेरा बहुत इसमें- दिल दुखा। मैं इसमें तो ना देखो उस कोई लड़की की प्रोफेशन है ना कोई है, कोई गलत आदमी हर जगह मिल सकता है। हाँ और ये बात और आप समझिए। एक किसी गलत आदमी को लेकर आप पूरी कम्युनिटी से अपना विश्वास खत्म कर लो, वो भी गलत है। ठीक है ना, हाँ, तो कहते हैं ना लेकिन एक ये है मछली, ना कि देखो वो तो है खैर। हाँ ये तो बात है कि एक और मछली देखो- सबको गंदा करती है। अगर थोड़ा बहुत सभी अपने कहते हैं ना एक आस्तिक वाला आस्था वाला है कि भाई ऊपर वाला सबका न्याय नहीं करके जाएगा। हाँ। जो जैसा कर रहा है ना वो भरेगा तो भुगतेगा यहीं पर ही। ये बात। और यहीं कोई पर स्वर्ग कोई नर्क कहीं नहीं है, सब अब यहीं उसकी पर है। औरत भी पकड़ गई है और वो भी पकड़ गए, दोनों पकड़ गए। सही है जैसा करोगे। लेकिन मेरा तो सिंपल सा एक यही है कि भाई कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाओ। क्योंकि आप ये मत सोचो कि ये आवाज आप अपने लिए उठा रहे हो। आपने एक ने अगर आवाज उठाई है तो ये समझो उसने 10 को सेव कर दिया। आज उस लड़की ने आवाज उठाई, उसकी माँ ने आवाज उठाई, तो आप ये समझो कि हो सकता है कितनी लड़कियां इस कितनी- चीज से हाँ, बच गई। बिल्कुल। अगर ये केस ऐसी दब जाता है, वो उसकी माँ दबा देती या वो लड़की दबा देती, तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ वो ऐसा करता। क्योंकि लड़की तो तो बेचारी आप की सदा हालत ये खराब ध्यान हो रखो गई। कि कोई भी गलत काम कहीं भी हो रहा है तो आवाज जरूर उठाओ, इतनी हिम्मत जरूर रखो। क्योंकि आप ये मान के चलो कि इससे आप ही सेफ नहीं हो रहे, आप इन फ्यूचर पता नहीं कितनों की जानें सेफ कर रहे हो। तो इसलिए कोई भी चीजें गलत हो रही है आप उसके लिए आवाज उठाओ, आप थाने में कंप्लेंट करो। कोई आपकी नहीं सुनता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे कड़कड़डुमा कोर्ट आओ, वहां पे आप बताओ कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, अब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको वहीं से गवर्नमेंट एडवोकेट दिया जाएगा और वो आपकी जो भी हो सकेगा प्रॉपर हेल्प करेगा। कोई भी वकील कोई भी आपसे पैसे की डिमांड करता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए आप कंप्लेंट को ऑफिस में फाइल करो कि जी मेरे से एक ही है और अब मैं नहीं चाहती कि एडवोकेट मेरे रहें, क्योंकि अगर अब ये मेरे रहेंगे तो ये मेरे केस में कुछ ना कुछ नेगेटिव करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी होनी है और आपके एडवोकेट चेंज हो जाएंगे। आप आवाज नहीं उठाते हो, आप चीजों को नहीं बताते हो, तो वो तो अगले से भी वही उसी काम को करेगा। हाँ ये तो है। अगले से करेगा, उससे अगले से करेगा, क्योंकि आपने उसका साहस बढ़ा दिया ना। हाँ, हाँ, और अगर ये बात एक तो कंप्लेंट भी हो गई और उसको वार्निंग भी मिल गई, स्ट्रिक्ट वार्निंग, तो वो इन फ्यूचर किसी के साथ भी इस तरीके से करने के लिए फिर सोचेगा कि यार इस बार मेरा पैनल खत्म हो जाएगा। इसलिए अब कोई आवाज ही आप नहीं उठाओगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई कोई घटना आपके साथ हो रही है तो मुझे कोई कैसे पता चलेगा? हाँ। आप मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए मेन चीज है किसी भी चीज के लिए आप आवाज उठाओ, आप समस्या को बताओ, तब उसका फिर निवारण भी होगा। 498 और डोरी एक्ट है। डोरी एक्ट अलग है। 498 वो आईपीसी की धारा है, इंडियन पिनल कोड। और जो डॉरी एक्ट है वो एक अलग एक्ट बना हुआ है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है ना, ऐसे ही एक डॉरी एक्ट बना हुआ है, उसके सेक्शंस अलग हैं। उसमें अगर आप उसमें अलग अलग हैं, जैसे आप दहेज की मांग करते हो तो उसके लिए फिर वो डॉरी एक्ट लगता है। जैसे कई बार आपने कोई 498 की एफआईआर देखी होगी तो उसमें 498A 406 आईपीसी लिखा हुआ होता है और नीचे 3/4 डॉरी एक्ट। तो वो डॉरी एक्ट डॉरी डिमांड के लिए होता है स्पेशली। जो 498 है जी, पति पूर्णता भी कर रहा है और दहेज की डिमांड भी कर रहा है, तब केस कहाँ दर्ज होगा? फिर केस 498A में अगर वो जो डिमांड है ना, वो डिमांड देखी जाती है वो किस तरीके से डिमांड कर रहा है, तो उसमें फिर डॉरी एक्ट साथ में लगा देते हैं। डिमांड वरना जो के कारण बहुत 490 ज्यादा क्रूरता जो क्रुएल्टी है, क्रुएल्टी का मेन जो रीजन माना जाता है वो डॉरी डिमांड ही माना जाता है। कि भाई आपसे कोई भी हस्बैंड आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है या उसके घर वाले बुरा बर्ताव कर रहे हैं या कोई भी चीज आपके नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसकी मेन रीजन यही होता है कि भाई या तो वो डॉरी डिमांड है कि भाई तू फलानी इतना सामान लाई है, तू कुछ भी नहीं लाई, तो इस तरीके की टोंटबाजी हो गई, मेंटली प्रेशर हो गया, तो ये सारी की सारी 498A में कवर्ड हो जाती हैं कि वो डॉरी डिमांड के रीजन से या डॉरी डिमांड से आपके साथ क्रुएल्टी हो रही है, वो 498A में सारा कवर्ड होता है। हमारे यहाँ एक जैसे एक दिक्कत है सर, जैसे हमारा खाना लगता है वेलकम जी और जब कोर्ट में जाएंगे तो शादरा जोन लगता है। एक्चुअली क्या है ना, और एक बात पूरी कर लूंगा जी कि जी जी जब शादरा जोन में जाते हैं तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसीपी साहब हैं शादरा जोन के लगते हैं वो फर्श बाजार में, और जबकि हमारा ये नॉर्थ ईस्ट में ये सिलमपुर में लगता है, तो यहाँ सर्वाइवल के लिए दिक्कत हो जाती है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना, जैसे जो ये थाना है वेलकम थाना,
जी। अगर आप वो कोर्ट के पर्पज से देखोगे तो ये शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और यदि जो पुलिस का अपना सिस्टम बना हुआ है, अगर आप उसके सिस्टम से देखोगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो उससे मतलब नहीं है। आप अगर कोर्ट में जा रहे हो कोई भी कंप्लेंट लेके, तो आपका तो ये कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज शाहदरा ही लगेगी। वो तो शाहदरा ही लगेगा, लेकिन जो पैनल पे जो सर होते हैं ना, वो डायरेक्ट ये कहते हैं कि आपने डीसीपी को कंप्लेंट की थी। तो जब डीसीपी को कंप्लेंट करते हैं तो वो मांगते हैं शाहदरे वाली। ऐसा नहीं है, आप जो है ना, क्योंकि कई सर्वाइवर जो हमारे हताश हो चुके हैं। उनको ये बताना, आप अब की बार जब जाओगे वकील साहब से ये कहना कि वकील साहब जो जुरिडिक्शन बनती है वो थाने वाइज बनती है, डीसीपी वाइज कभी नहीं बनती। आप डीसीपी को चाहे ईस्ट को दो, चाहे शाहदरे को दो, चाहे नॉर्थ ईस्ट को दो, आपका थाना कौन सा पड़ेगा उसके हिसाब से ही कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है। ये सदा सब ध्यान रखो कि कोई भी केस डालने की कुछ भी अगर जुरिडिक्शन बनेगी वो थाने के हिसाब से बनती है और किसी हिसाब से नहीं बनती। पुलिस वालों का अपना क्या सिस्टम है, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। कोर्ट को मतलब है कि कोर्ट ने एक लिस्ट बना दी कि भाई ये थाने शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, ये थाने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, ये थाने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। हमारी कोर्ट में 3 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आपका जो भी अगर इन फ्यूचर कोई भी वकील इस तरीके की बातें करता है तो आप उसको तुरंत समझाओ कि भाई आप एक काम करो, ऑफिस में जाकर मिलो और उन्हें बताओ कि भाई मेरा थाना ये है। कोई भी जुरिडिक्शन बनेगी वो थाने के हिसाब से बनेगी, कोई डीसीपी ऑफिस के हिसाब से नहीं बनेगी, क्योंकि वो उनका पुलिस का अपना सिस्टम है। पुलिस अपने सिस्टम से कैसे काम कर रही है कोर्ट को मतलब नहीं है। क्योंकि फर्स्ट बार डीसीपी के यहाँ जाओ एप्लीकेशन लगाने के लिए तो साफ मना कर देते हैं कि हमारे अंडर में थाना है ही नहीं। भाई आप अगर फर्स्ट बाजार थाने में आपने कोई कंप्लेंट दी है और अब वही कंप्लेंट आपको डीसीपी को देनी है, आप जाओ मत वहां पे, सीधे कंप्लेंट जो है उसको स्पीड पोस्ट मतलब उसमें डालो लिफाफे में, स्पीड पोस्ट कर दो, शाहदरा के नाम से कर दो, आपको क्या दिक्कत है। अगर आपने शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को कर दी और उसको लगा कि नहीं भी वेलकम थाना तो फला डीसीपी गया है, तो वो अपने आप उसको रेफर करेगा, आपको जरूरत ही नहीं है। आपके पास तो प्रूफ है जी, ये रहा मेरे पास, मैं तो वहां पर दी हुई है। चुनौतियां आती है ना, ये ज्यादा आसान तरीका। भाई आप वहां जाके जाओ, वहां रिसीविंग कराओ, परेशान हो, धक्के का कोई जरूरत नहीं है। भाई आपकी थाने की आपने कंप्लेंट रिसीव कराई, उसके बाद जो भी आपको कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस में रिसीव करानी है उसको व्हाइट लिफाफे में बंद करो, स्पीड पोस्ट कराओ। मेरे ख्याल से 17-18 रुपए लगते हैं यहाँ के लोकल के, वो अपने आप जाएगी। अगर उस डीसीपी को लगेगा कि ये गलत आ गई मेरे पास, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको सही जगह भेजेगा। आपका रोल खत्म हो गया। और किसी कोई सवाल पूछना हो इसके रिगार्डिंग, किसी का केस है, कोई अपने केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हो? कोई किसी